हेलो दोस्तों, आपको कहीं दूर देखने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन हर जगह है और आप इसे हर जगह महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉपरनिकस क्लाइमेट साइंस इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर पूरे विश्व भर में बात की जाए तो जो सितंबर मंथ था, इट वॉज द सेकेंड वार्मेस्ट मंथ फॉर द ग्लोब। उसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो कि अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होने वाली है, वहाँ पे कैस्पियन सी की प्रेजेंस है। कैस्पियन सी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है और उसका रीजन ये है कि जिस तरीके से ये रीजन वार्म हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और वहाँ से क्या होता है, हॉट और ड्राई विंड जो है वो सेंट्रल एशिया से ईस्ट की तरफ बहती हैं और उस वजह से जो लेक है वो इवेपोरेट हो रही है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और बात करना चाहूँगा। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि जिस तरीके से अंटार्कटिका जो है वो एक अलार्मिंग रेट पे उसका कन्वर्जन हो रहा है ग्रीन में। अभी वो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अंटार्कटिका में स्नो पाई जाती है, तो वो स्नो जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्रीन, राइट। साथ साथ में आप देखेंगे कि अर्थ के 35 वाइटल साइंस होते हैं जिसे हम अर्थ की जो हेल्थ है उसको इंडिकेट करते हैं। उसमें से 25 ऐसे वाइटल साइंस हैं जो अपनी लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं। आप देखेंगे उसमें जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ में ट्री कवर लॉस, आर्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। ये सारे वाइटल साइंस यही चीज़ दर्शाते हैं कि जो हम टर्म था अनप्रेसिडेंट, ऐसी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है वो हमें क्लाइमेट में देखने को मिल रही हैं। और इस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि अगर हमने इस क्राइसिस को प्रिवेंट नहीं किया, हमने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए, और अगर हम ये अनप्रेसिडेंट थ्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज अगर हम नहीं कर पाए, तो जो हमारी अर्थ है या जो हमारा ग्लोब है वो इस सेंचुरी के एंड तक 2.7 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक चेंज हो पाएगा। और जैसा आपको पता है कि हम पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा टारगेट ये है कि हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हम लिमिट कर पाएं अपने ग्लोबल टेम्परेचर को। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे, हमें 2.7 डिग्री सेल्सियस क्या है वार्मिंग हो जाएगी सेंचुरी के एंड तक, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और जो हमारी धरती और जो हमारा ग्लोब है एक विनाश की तरफ मूव करने लगेगा, जिस तरीके से अभी भी कर रहा है। अब मैंने बात करी अनप्रेसिडेंट थ्रेट्स की, तो वो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो कैसे इंटेंसिफाई हो रहे हैं। जैसे आप हरिकेन हेलेन की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, टाइफून यागी की बात करें वियतनाम में, जिस तरीके से कनाडा में अनप्रेसिडेंट फायर्स आपको देखने को मिल रही है जिसकी वजह से वहाँ के टाउन्स डिस्ट्रॉय हो गए। और आप बात करेंगे जिस तरीके से ब्राज़ील में ड्रॉट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लेक्स ड्राई कर चुकी हैं। और आपको मैं एक एग्जाम्पल और दूँ कि हज यात्री जो कि मक्का जाते हैं, उन हज यात्री के लगभग 1300 हज यात्री की मौत हो गई क्योंकि टेम्परेचर एक रिकॉर्ड हाई टच कर गया। अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस वो क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से 1300 हज यात्री ने अपनी जान गंवाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉस ऑफ लाइव्स हो रही हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कितना बड़ा थ्रेट है। ना खाली आने वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। इसलिए हम इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये फाइंडिंग्स कहाँ से निकल के आती हैं, कौन सी रिपोर्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस रिपोर्ट में कौन से कॉजेस मेंशन किए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ में क्या सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिससे कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। उससे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए कोर्स लेके आया 24,999 में, और इस कोर्स में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो YUV50 आप यूज़ कर सकते हो। हम अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं सारे बैचेस का। इसका मतलब है अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हो तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा और साथ साथ में इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। और 70% सेलेक्शंस हमने CSE 2023 में दिए हैं। इसी तरीके से 2027 के लिए हमारा आगाज़ बैच है। अगर आप 2025 में एनरोल करते हो तो आपको 12 मंथ प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं 24,999 में। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपको 18 मंथ्स प्लस 4 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलते हैं। इसी तरीके से 2026 के लिए हमारा RM बैच हो चुका है जिसमें सेम 18 मंथ्स प्लस 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा और वही फीचर्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताए। अब बात ये जाती है 2024 के अंदर हुआ है कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट को रिलीज किया गया इन्हीं के इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा, राइट। और उसमें यह कहा गया कि हम बद से बदतर सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग और हेडेड टुवर्ड्स फार वर्स। और उसमें सबसे मेजर रीजन ये कहते हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रहा है, स्पेशली जो क्लाइमेट
इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंट लेवल पे हैं। और उसकी वजह से ये है कि अगर सरकार अपने एमिशन टारगेट्स को अगर वो मीट भी कर पाए तो भी बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए टेम्परेचर को लिमिट करना टू 2.7 डिग्री सेल्सियस। और जिस तरीके से ये क्या है, ये अलाइन नहीं करता हमारे पेरिस एग्रीमेंट में, जहाँ पे हमने ये कहा था कि हम अपने टेम्परेचर्स को लिमिट करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं होंगे, क्लाइमेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं जब इंडस्ट्रियल लेवल चालू हुआ उससे हम टेम्परेचर को क्या नाम है कंपेयर करते हैं या फिर उसको बेसलाइन बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने टेम्परेचर को लिमिट करना चाहते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि उससे पहले तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कोई तुक ही नहीं बनता था, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री सेटअप हुई नहीं थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ही नहीं था। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो 35 में से 25 वाइटल साइंस हैं वो क्या हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं। अब जो ह्यूमंस हैं वो इन कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं वो हॉस्पिटेबल नहीं है ह्यूमन कंडीशंस के लिए। कहने का मतलब है कि ये हम यूज टू नहीं है इन कंडीशंस को लेके। और जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई है, जब आप 10,000 सालों की बात करोगे तो ऐसी सिचुएशंस थी जो कि हॉस्पिटेबल थी, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। इसलिए अर्थ जो है एक हॉस्पिटेबल प्लैनेट माना जाता है। लेकिन अब जो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ना खाली हमारी जनरेशन के लिए बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। और इसे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारे ग्रैंडफादर्स ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अर्थ को छोड़ा, उसी तरीके से हमें अपने ग्रैंड सन्स के लिए, ग्रैंड डॉटर्स के लिए भी इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज उनका जो लिविंग कंडीशन है वो थ्रेट में आ जाएगा। और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि सबसे चिंता की बात, मतलब क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चीज़ हो रहा है, तो सबसे मेजर इन बोला जाता है जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल एमिशन का जो राइज है वो बढ़ता ही जा रहा है, इररेस्पेक्टिव कि आपके जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं या फिर जो गवर्नमेंट्स हैं जो प्लेज ले रही हैं। जिस तरीके से क्लाइमेट साइंटिस्ट ने भी वार्निंग काफ़ी बार दी है, लेकिन स्टिल हम जो कंज्यूम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को या जो एमिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टिल काफ़ी गवर्नमेंट्स ने, काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एफर्ट्स लिए हैं कि हम विंड और सोलर जो एनर्जीज़ हैं उनका यूटिलाइज करें, और इनका जो यूज़ है वो धीरे धीरे बढ़ा भी है। बट आप मानेंगे नहीं, फिर भी फॉसिल फ्यूल जो है उनका कंजम्पशन 14 टाइम्स ग्रेटर हुआ है। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जिस तरीके से आप देखेंगे कि हर साल को डिक्लेयर कर दिया जाता है आने वाले सालों को कि ये हॉटेस्ट साल है। इस साल में जो टेम्परेचर्स हैं उन्होंने बहुत रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया। स्टिल हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, और वो सेंट्रल प्रॉब्लम है जिस तरीके से हम कंसिस्टेंट बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। अब अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से क्या होगा, उसमें एटमॉस्फेयर में जाएंगी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आप मानेंगे नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मैं बात करता हूँ, सितंबर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में था अराउंड 418 पार्ट्स। सेम जो मीथेन है वो एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ हमने मीथेन प्लेज भी ले रखी है। स्टिल आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक तो, और इसका रूटीन कंजम्पशन जो हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड, जब मैं बात करता हूं तो बात किसकी करता हूं कि क्लाइमेट चेंज में अदर एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। दूसरा आपका आता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस और मे बी सेटिंग अप ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इन सारी चीज़ों की हमें देखने को मिलती हैं। और डिफॉरेस्टेशन जी, और एज सच आप देखोगे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अमेजन के अंदर। अब आप बोलोगे डिफॉरेस्टेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ नेचुरल सिंक होते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके लिए वो सिंक बनते हैं, उन गैसेज को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन होता है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जा रही है, और आप देखेंगे फीडबैक लूप बनता जा रहा है। वार्मिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ट्रीज कम होते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में ट्रीज कम होते जा रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी भी कम होती जा रही है, और सेम वे में क्या हो रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। तो एक लूप बनता जा रहा है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए ठीक नहीं है। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी बात करूंगा कि जिस तरीके से सी आइस मेल्ट हो रही हैं,
नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे जिस तरीके से हम सी आइस को लॉस कर रहे हैं, अगेन जिस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज हैं, वो नेचुरल सिंक हैं व्हेन इट कम्स टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस, उसी तरीके से सी क्या करता है, सी भी कार्बन को और इन ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, उनके कंसंट्रेशन को कम करता है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और उससे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हमें ये थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आइस मेल्ट होगी तो हर एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, उसे अल्बिडो कहते हैं, कि एक सरफेस कितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अगर लॉस ऑफ सी आइस हो गया तो होगा ये कि जब सी आइस बचेगी नहीं तो बचेगा वाटर, और वाटर क्या करेगा, वाटर उन सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अगेन क्या होगा, अगेन हमारा जो रीजन है वो वार्म होगा। तो ये चीज़ दर्शाता है और ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सेलरेट ही होती जाएगी। और ये भी बोला गया कि जिस तरीके से आने वाले सालों में सी लेवल राइज हो रहा है उस तरीके से कोस्टल कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल हैं और आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोग अपनी जान भी गंवाएंगे, साथ साथ में उनका क्या नाम है रिहैबिलिटेशन का इश्यूज़ भी बहुत बड़ा मेजर इशू बनने वाला है इन कोस्टल कम्युनिटीज़ या कोस्टल नेशंस के लिए। सॉल्यूशन आपके लिए क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि रूटीन कंजम्पशन अगर बर्निंग फॉसिल फ्यूल का हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है। और जिस तरीके से आपको पता है मोस्टली डेवलप्ड नेशन ने अपना नेट जीरो एमिशन 2050 तक का टारगेट किया है और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 2070 का टारगेट किया है। उसी तरीके से जो वेल्दी नेशंस हैं जिन्होंने जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और अपने नेशन में उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया और उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल बने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, वहाँ पे कार्बन टैक्स लगना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो अपने एमिशंस को क्या कर सकें, लिमिट कर सकें। अदरवाइज प्रेजेंट टाइम्स में भी वही ज़्यादा यूज़ करेंगे, वही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और इसका इफेक्ट बाकी उन नेशंस पे होगा जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सही टाइम पे यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं थी। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि हमको मीथेन एमिशंस को भी कट करना पड़ेगा जिससे कि जो वार्मिंग है, बिकॉज इट्स अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ट्रैप करने की, वो जो भी रेज होती हैं जो रिफ्लेक्ट होती हैं दोबारा, शॉर्ट वेव आती हैं, लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा पावर होती है। और हमें ऐसे क्लाइमेट सॉल्यूशन प्रमोट करने पड़ेंगे जैसे कि अफॉरेस्टेशन हो गया, हमको ट्रीज उगानी पड़ेंगी, साथ में हमको सॉइल को रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर बाद में बोला जाता है कि हमें लैंड यूज़ पॉलिसीज जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टर बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने क्लियर कर दिया इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या फिर हम नेचुरल हैबिटाट में एनक्रोच कर रहे हैं, या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं वहाँ पे, या फिर जिससे होता क्या है, एग्रीकल्चर बना दिया उसको, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली, टूरिज्म के लिए यूज़ कर लिया, तो जो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक एनवायरनमेंट की कैपेसिटी होती है वो तब तक ही एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को सस्टेन कर सकता है, उसके बाद में वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ये नेचर्स की फ्यूरी देखने को मिलती है और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। और हमें एड्रेस करना ज़रूरी है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है कि जिस तरीके से डेवलप कंट्रीज जो थी उनके पास में पैसा था, उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके पर्टिकुलर उस टाइम पे एमिशंस करके अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाए, अपने आप को डेवलप इकोनॉमी बना पाए। बट कुछ ऐसे नेशंस हैं जो आज डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, आज लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये इनको हेल्प करें ग्रो करने में, बिकॉज ये तो डेवलप इकोनॉमीज़ हो चुके हैं, ये अपने आप को डेवलप कंट्रीज़ बना चुके हैं, बट ये क्या है हमारे लिए। तो इसलिए बोला जाता है कि इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, उन नेशंस को जो कि अभी अफेक्टेड हैं क्लाइमेट डिजास्टर से और जो अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से आपका ग्रीन एनर्जी में। और हमें अपने ग्लोबल कमिटमेंट्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, लोकल लेवल हो, जिससे कि हम वार्मिंग को लिमिट कर पाएँ 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज करंट पॉलिसीज अभी इनएडुकेट हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी और ये विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इस जगह पहुंच गए तो आपको धरती पे सिर्फ विनाश ही विनाश दिखेगा, आपको नेचर की फ्यूरी दिखेगी और मोस्टली ये होगा हमारी ही वजह से। तो स्टिल अगर आगाज़ बैच के बारे में बात की थी मैंने, जो कि लैंग्वेज इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अक्टूबर 27 से चालू होने वाला है, ठीक है। ऐसे रिपीटर्स बैच है 2025 के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ में अनअकैडमी रेगुलर इंटरवल्स पे स्कॉलरशिप कंडक्ट कराता रहता है, तो 20 अक्टूबर को आप 11 बजे और 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 90% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली आपको पूरा ये एक पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्यों ये रिपोर्ट इतनी सिग्निफिकेंट है और क्यों हमें ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलप कर पाएँ।
हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ में हम फ्यूचर जनरेशन को भी नीड्स को फुलफिल कर सकें। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप अपना प्यार दिखा रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी, वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप चाहे दूसरों को शेयर कीजिए जिससे कि आप इसको शेयर भी कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।